हेलो स्टूडेंट्स, तापीय भौतिकी की सीरीज की आज हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम तापमान पैमानों की बात करेंगे। तापमान मापने के लिए हम 5 तापीय पैमानों का प्रयोग करते हैं जो कि हैं डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा केल्विन, चौथा रेमर और पांचवा रैंकिन पैमाना। जिस तरह से हम अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग पैमानों का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से तापमान मापने के लिए भी हमारे पास अलग अलग पैमाने हैं। जैसे लंबाई का मापन करने के लिए हम सेंटीमीटर का भी प्रयोग करते हैं, मीटर का भी करते हैं, मिलीमीटर का भी करते हैं, ज़्यादा ही बड़ी लंबाई हो तो किलोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से तापमान मापने के भी हमारे पास 5 पैमाने हैं। अब इन 5 पैमानों में हम 2 बिंदु लेते हैं, हर एक पैमाने पर 2 बिंदु। उनमें 2 बिंदु ये होते कौन कौन से हैं? एक बिंदु जिस तापमान पर बर्फ पिघलती है उसे हम कहते हैं निम्नतम नियत बिंदु या लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और जो दूसरा बिंदु हम लेते हैं वो होता है उच्चतम नियत बिंदु यानी कि अपर फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि वो तापमान जिस पर जल उबलना शुरू करता है। अब इन 5 पैमानों को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और इन सब पैमानों में अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि उच्चतम नियत बिंदु और निम्नतम नियत बिंदु LFP, इनके बीच में एक निश्चित संख्या होती है। ये संख्या कितनी कितनी होती है इन 5 पैमानों में, ये हम आगे देखेंगे। आइए पहले बात करते हैं सेल्सियस पैमाने की। तो सेल्सियस पैमाने का निर्माण 1710 में एंडर्स सेल्सियस द्वारा किया गया था। इस पैमाने में निम्नतम नियत बिंदु और उच्चतम नियत बिंदु इनके बीच के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और इसमें प्रत्येक भाग को, प्रत्येक विभाजन को हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको जो बताया था कि इन सभी पैमानों में अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट इनका अंतर एक निश्चित संख्या होती है। तो वो निश्चित संख्या हमारे सेल्सियस पैमाने के लिए 100 है। सेल्सियस पैमाने में हमारा जो निम्नतम नियत बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उच्चतम नियत बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं UFP में से LFP घटा दूं तो मुझे 100 ही मिलेगा। तो हमने 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांट रखा है। हमारा दूसरा पैमाना है फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने का निर्माण गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1717 में किया था। इस पैमाने में निम्नतम नियत बिंदु और उच्चतम नियत बिंदु के बीच के अंतराल को 180 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक बराबर भाग को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में निम्नतम नियत बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है और उच्चतम नियत बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। तो आप यहाँ से अंतर देख सकते हैं, यदि मैं 212 में से 32 घटा दूं तो मुझे मिलेगा 180। तीसरा हमारा ताप पैमाना है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम थॉमसन और बाद में लॉर्ड केल्विन द्वारा सेल्सियस पैमाने को थोड़ा चेंज करके, उसे रूपांतरित करके, बदल करके बनाया गया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था देखते हैं। केल्विन को तापमान के शून्य बिंदु को निरपेक्ष बिंदु पर सेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। देखिए हुआ क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी किसी पदार्थ के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा थी वो शून्य नहीं होती थी। इसलिए विलियम थॉमसन और लॉर्ड केल्विन इन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा पैमाना बनाएं जो हो तो सेल्सियस जैसा ही, लेकिन उसके ऊपर जो 0 हो, जो उसका 0 केल्विन हो, वो एक ऐसा तापमान होना चाहिए जिस पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा पूरी तरह से 0 हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ की भी बात करें तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा भी पूरी तरह से शून्य नहीं होती। इसलिए केल्विन पैमाने का निर्माण किया गया, एक ऐसे पैमाने का जिसमें जो शून्य हो वो एक ऐसा शून्य हो जिस पर किसी भी पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए। केल्विन पैमाना और डिग्री सेल्सियस पैमाना, इनमें तापांतर समान ही होता है। इस पैमाने में निम्नतम नियत बिंदु और उच्चतम नियत बिंदु के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक विभाजन को 1 केल्विन कहा जाता है।
इसमें निम्नतम नियत बिंदु 273 केल्विन होता है यानी कि बर्फ के पिघलने का तापमान, और उच्चतम नियत बिंदु 373 केल्विन होता है यानी कि पानी के उबलने का तापमान। चौथा ताप पैमाना है रोमर पैमाना। यहाँ मेरा ये डिग्री का चिन्ह थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये असल में ऐसे आएगा, डिग्री रोमर। इस पैमाने का निर्माण 1730 में रेने एंटोनी फॉर्चौल्ट डी र्यूमर द्वारा किया गया था। इस पैमाने में LFP और UFP के बीच के अंतराल को 80 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक विभाजन को 1 डिग्री रोमर कहते हैं। रोमर पैमाने में निम्नतम नियत बिंदु 0 डिग्री रोमर होता है और उच्चतम नियत बिंदु 80 डिग्री रोमर होता है। हमारा पांचवा और आखिरी पैमाना है रैंकिन पैमाना। तो रैंकिन पैमाने का निर्माण स्कॉटिश वैज्ञानिक विलियम जॉन रैंकिन द्वारा 19वीं शताब्दी में केल्विन स्केल के निर्माण के कुछ समय बाद किया गया था। इस पैमाने में निम्नतम नियत बिंदु और उच्चतम नियत बिंदु के बीच के अंतराल को 180 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री रैंकिन कहा जाता है। इस पैमाने में निम्नतम नियत बिंदु 492 डिग्री रैंकिन होता है और उच्चतम नियत बिंदु 672 डिग्री रैंकिन होता है। यहाँ इस डायग्राम में हमने सभी ताप पैमानों को दिखाया है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा डिग्री सेल्सियस पैमाना, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने इस पूरे अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटा है। उसके बाद हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना, जिसमें निम्नतम नियत बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उच्चतम नियत बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से केल्विन, रोमर और रैंकिन, इन सभी पैमानों में जो उच्चतम नियत बिंदु है वो है पानी का क्वथनांक वाला तापमान और जो निम्नतम नियत बिंदु है वो है बर्फ के पिघलने का तापमान। इसके बाद हमने इन सभी ताप पैमानों को एक टेबल की फॉर्म में दिखाया है। देखिए, डिग्री सेल्सियस, इसमें हमारा जो निम्नतम नियत बिंदु होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम नियत बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कुल भागों की संख्या कितनी होती है? 100 माइनस 0 यानी कि 100। इसी तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट 32 से लेके 212 और इनका अंतर 180। इसी तरह से ये पांचों के पांचों आप ताप पैमाने देख सकते हो। ये अन्य पैमाने वाला जो कॉलम है जो मैंने इसलिए बनाया है ताकि कुछ प्रश्नों में क्या होता है, हमसे पूछा जाता है कि एक और पैमाना है जी और उस अन्य पैमाने का संबंध इन्हीं से बताया जाता है। तो उस पैमाने पर भी एक निम्नतम नियत बिंदु होगा जिसे मैंने TL बोल दिया है और एक उच्चतम नियत बिंदु होगा जिसे मैंने TU बोल दिया है। और यहाँ क्योंकि हम इनका अंतर लिखते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है TU माइनस TL। अब इन पांचों ताप पैमानों के बीच का आपसी संबंध क्या है वो देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इन पांचों ताप पैमानों को एक गणितीय संबंध द्वारा दिखाया है और यहाँ पर आखिर में मैंने अन्य पैमाने के लिए भी संबंध लिखा है। अब ये संबंध मैंने लिखा कहाँ से? हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में देखा था ताप मापन का सिद्धांत, उसमें हमने ये पाया था कि ये ताप पैमाने जो हमने बनाए हैं ये हमने रेखीय प्रसार के नियम का प्रयोग करके बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर इन सब पैमानों के लिए ढाल लिखी है। देखिए, डिग्री सेल्सियस में जो तापमान होगा उसमें से आपने घटाना क्या है? डिग्री सेल्सियस पैमाने का LFP यानी कि 0 और भाग में आएगा डिग्री सेल्सियस पैमाने का UFP माइनस में डिग्री सेल्सियस पैमाने का LFP यानी कि 100 माइनस 0। इसी तरह से अगर मैं फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पे तापमान -32 भाग में 212 माइनस 32। इसी तरह से केल्विन के लिए, फिर हमारे र्यूमर तापमान के लिए और अंत में रैंकिन। और ये सबसे लास्ट में किसी अन्य पैमाने के लिए अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके लिए मैंने संबंध लिखा है। अब इस उपरोक्त संबंध को हम थोड़ा सा अगर सरल कर दें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। TC माइनस 0 को हम TC लिख सकते हैं, 100 माइनस 0 100। यहाँ पर 212 में से 32 गए तो 180। तो इस यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा सरल करके लिख दिया है। अब इन ताप पैमानों पर ताप में वृद्धि यानी कि तापांतर किस प्रकार से संबंधित है, आइए वो देखते हैं। तो ये रहा तापांतर के लिए संबंध, यानी कि डिग्री सेल्सियस पैमाने पर तापांतर में अंतर भाग में 100 बराबर होगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप में परिवर्तन भाग में 180। इसी तरह से केल्विन पैमाने में
ताप में परिवर्तन भाग में 100, र्यूमर पैमाने पर ताप में परिवर्तन भाग में 80, रैंकिन पैमाने पर ताप में परिवर्तन भाग में 180। अब ये सूत्र हमारे क्या काम आएगा? कई बार हमसे न्यूमेरिकल्स में ये नहीं पूछा जाता कि 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, इसे आप फ़ारेनहाइट में बदलो या केल्विन में बदलो। ऐसा ना पूछ करके यूं कह दिया जाता है कि यदि डिग्री सेल्सियस पैमाने पर तापमान में जो परिवर्तन आया है वो 50 डिग्री सेल्सियस का आया है या फिर 40 डिग्री सेल्सियस का आया है, तो ऐसा ही परिवर्तन हमारे केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकिन, इन सब पैमानों में तापमान में कितना परिवर्तन आया होगा वो बताइए। तो तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। मैं इस तापांतर से संबंधित एक न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में लेकर के आपको समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। न्यूमेरिकल से पहले कुछ बातें नोट कर लेते हैं। पहली बात हमें क्या नोट करनी है? जब भी हम किसी ज्ञात ताप पैमाने से तापमान को अज्ञात पैमाने पर बदलते हैं तो हमें निम्न समीकरण का पालन करना होगा। यह समीकरण है टेम्परेचर ऑन नोन स्केल, यानी कि ज्ञात पैमाने पर तापमान माइनस में उसी ज्ञात पैमाने का LFP भाग में उस ताप पैमाने पर UFP माइनस LFP। और ये किसके बराबर होना चाहिए? अज्ञात पैमाने पर जो तापमान है वो माइनस अज्ञात ताप पैमाने का LFP और भाग में अज्ञात ताप पैमाने का UFP माइनस LFP। अब मैं आपको ये जो चीज़ है ये एक उदाहरण लेकर के समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि कोई ताप पैमाना है जी X। एक पैमाना X इस प्रकार है कि इस पैमाने पर बर्फ के पिघलने का तापमान तो है 50 डिग्री X और जल का क्वथनांक है 200 डिग्री X। तो यदि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पाया गया हो किसी समय, तो उस पैमाने पर ये X पैमाने पर पाठ्यांक कितना रहा होगा वो बताइए। तो हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे करें। तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। इस प्रश्न में ये किसी पैमाने X को सेंटीग्रेड पैमाने से कंपेयर कर रहे हैं। सेंटीग्रेड पैमाने से ये उसकी तुलना कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा है TC माइनस 0 भाग में 100 माइनस 0 बराबर TX माइनस 50 भाग में 200 माइनस 50। अब देखिए यहाँ पे आप जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं इस सूत्र की, उसमें लिखा है ज्ञात पैमाने पर तापमान TC। ज्ञात पैमाना हमारा कौन सा है? डिग्री सेल्सियस पैमाना, क्योंकि प्रश्न में उन्होंने यही तो कहा है ना कि जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो, तो सेल्सियस पैमाने का तापमान उन्होंने कितना बताया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टेम्परेचर ऑन नोन स्केल यानी कि ज्ञात पैमाने का तापमान कितना हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस। और इस पैमाने का LFP हम जानते ही हैं, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए मैंने यहां लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0, TC माइनस 0। और सेंटीग्रेड पैमाने का UFP माइनस LFP कितना होता है? UFP होता है 100 और LFP होता है 0। अब बात करते हैं अज्ञात पैमाने की। अज्ञात पैमाने पे तापमान यानी कि TX, X पैमाने पे तापमान तो हमें ज्ञात करना है और इस पैमाने का उन्होंने LFP यानी कि बर्फ के पिघलने का तापमान वो 50 बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न में बर्फ के पिघलने का तापमान 50 डिग्री X है और इस पैमाने पर जल का क्वथनांक है 200 डिग्री X। इसलिए TX माइनस 50 भाग में 200 माइनस 50। तो मैंने यहाँ TC की जगह रख दिया है 50। बाकी ये सारा फॉर्मूला अब तक वैसे ही है, थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं। 50 माइनस 0 भाग में 100 माइनस 0, ये हुआ 50 बटा 100 और इधर 200 माइनस 50 हमें मिला 150। तो आइए इसको हल करते हैं, जिससे फाइनली हल करके हमें मिलेगा TX बराबर 125 डिग्री X। तो इस अज्ञात पैमाने पे जो तापमान था उस समय वो था 125 डिग्री X। दूसरा पॉइंट जो हमें नोट करना है वो है तापांतर का। ये जो निम्न पैमाने हैं इन पे तापांतर समान होता है। किन किन पर? डिग्री सेल्सियस और केल्विन पर और फ़ारेनहाइट और रैंकिन पर। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हमने अभी अभी तापांतर का जो सूत्र देखा था उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा जो सेल्सियस पैमाना है और जो केल्विन पैमाना है, अगर मैं केवल इन दो को देखूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या मिला? डेल्टा TC बराबर डेल्टा K।
डेल्टा टी सी बराबर डेल्टा टी, यानी कि केल्विन पैमाने पर तापांतर और सेल्सियस पैमाने पर तापांतर समान रहते हैं। इसी तरह से फ़ारेनहाइट और रैंकिन पैमाने पर भी ऐसा ही है। ये देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना और इधर रैंकिन, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो 180 से 180 कैंसिल, हमें मिलेगा डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी रैंकिन। तीसरी बात हमें नोट करनी है, अगर किसी न्यूमेरिकल में हमसे तापमान का अनुपात पूछ लिया जाए तो हमें तापमान को पहले केल्विन पैमाने में बदलना होगा। उदाहरण के लिए यदि हमसे किसी ने कह दिया कि T1 बराबर है 20 डिग्री सेल्सियस और T2 बराबर है 10 डिग्री सेल्सियस, T1 और T2 का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपने ये नहीं करना कि T1 बटा T2 बराबर 20 बटा 10 करके दो उत्तर दे दें, नहीं ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, T1 और T2 इन दोनों को पहले केल्विन में बदलना है। और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलते हैं इसका संबंध मैंने पीछे दिया गया है, हम आगे भी देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। वहाँ आप उस रिलेशनशिप से देख सकते हैं कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस में सीधे 273 जोड़ दूं तो ये केल्विन में बदल जाता है। तो T1 हमारा तापमान जो 20 डिग्री सेल्सियस था ये हो जाएगा 20 प्लस 273, और जो हमारा T2 जो 10 डिग्री सेल्सियस था ये बन जाएगा 10 प्लस 273। तो भाग करके हमें मिलेगा 1.035 ना कि 2। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यदि हमसे कोई तापमानों का अनुपात पूछता है तो हमें तापमानों को पहले केल्विन में बदलना होगा। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में व्यक्त करें। तो पहले तो हमें ये सूत्र देखना है जो हमने सबसे पहले लिखा था कि इन सब ताप पैमानों में संबंध क्या होता है। अब हमें इस सूत्र का कौन सा भाग उठाना है, हमसे वो 3 ताप पैमानों की बात कर रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाना, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाना सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे, यहाँ पर र्यूमर और रैंकिन या किसी अन्य पैमाने की बात नहीं हो रही। तो हम केवल इतना भाग उठाएंगे इस सूत्र का। तो मैं यहाँ लिखूंगा TC माइनस 0 भाग में 100 बराबर TF माइनस 32 भाग में 180 बराबर T माइनस 273 भाग में 100। अब आइए पहले फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। तो इस सूत्र का भी केवल इतना ही भाग उठाना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि अभी हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इस 0 का तो कोई महत्व नहीं है, इस 100 को मैं उधर गुणा में ले जाता हूँ तो मुझे मिलेगा TC बराबर 100 बटा 180 गुणा में TF माइनस 32, यहाँ 0 से 0 कट गया, और 10 बटे 18 ये बनेगा 5 बटा 9, यानी कि मुझे मिलता है TC बराबर 5 बटा 9 गुणा में 60 माइनस 32। ये 60 कहाँ से आया, उसने प्रश्न में ही दिया है कि TF फ़ारेनहाइट में तापमान कितना है 60, तो मैंने यहाँ पर इसका मान रख दिया है 60। आइए इसको हल करते हैं। तो इसे हल करके मुझे यहाँ से मिलेगा TC बराबर 15.55 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं प्रश्न के दूसरे भाग की। अभी हमें 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में भी बदलना है, तो अब हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये वाला भाग उठाएंगे। अब यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर मैं केवल इन दो को उठाऊं तो यहाँ से 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा TC बराबर T माइनस 273। यहाँ से T निकालूं अगर मैं तो ये माइनस का 273 इधर TC के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो मुझे मिलता है T बराबर TC प्लस 273। यानी कि अगर मुझे केल्विन में तापमान निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में जो तापमान दिया गया है उसमें आप 273 जोड़ दीजिए। तो हमने डिग्री सेल्सियस में तो तापमान को अभी अभी बदला ही था, तो मुझे बस 273 में 15.55 जोड़ना है। तो आइए जोड़ देते हैं 15.55 को 273 में। जोड़ने पे हमें मिलेगा T बराबर 288.55 केल्विन। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। एक लोहे के टुकड़े को 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने पर इसके तापमान में कितना परिवर्तन आया वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तापांतर पूछ रहा है वो। डिग्री सेल्सियस में तो तापांतर हमें साफ नजर आ रहा है। अगर टुकड़े का तापमान पहले 30 डिग्री सेल्सियस था और बाद में 90 हो गया तो तापांतर तो आया जी 60 का, लेकिन वही तापांतर फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है।
तो तापांतर का ये संबंध तो हम पहले ही देख चुके, डेल्टा टी सी बटा 100 बराबर डेल्टा टी एफ बटा 180 बराबर डेल्टा टी भाग में 100। आइए पहले फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन आया वो निकालते हैं। उसके लिए मैं इस सूत्र का केवल इतना भाग उठा रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मुझे डेल्टा टी एफ निकालना हो तो ये 180 यहाँ गुणा में चला जाएगा ऊपर, तो मुझे मिलेगा 180 भाग में 100, शून्य से शून्य कट गया, 18/10 यानी कि 9/5 गुणा में डेल्टा टी सी। डेल्टा टी सी तो हमें पता ही है 30 से 90 हो गया था, तो अंतर आया 60 का, इसलिए 9/5 गुणा में 90 माइनस 30। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस और केल्विन पैमाने, इन दोनों पर तो ताप में वृद्धि यानी कि तापांतर समान ही होता है। हमने दूसरे नोट में भी देखा था कि निम्न पैमानों में तापांतर समान होता है, जिनमें हमारा सेल्सियस और केल्विन पैमाना भी था। इसलिए अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान में परिवर्तन 60 का आ रहा है तो केल्विन पैमाने पर भी तापांतर 60 केल्विन ही होगा। इसलिए मैं लिखूंगा डेल्टा टी यानी कि केल्विन पैमाने पर तापांतर बराबर है सेल्सियस पैमाने का तापमान बराबर 60। तो ये थी आज की हमारी वीडियो तापमान पैमानों पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप वहां जाकर के इन सब नोट्स को देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में सारे नोट्स बना रखे हैं वेबसाइट पर, हर एक टॉपिक मैंने वहां पर बिल्कुल सीरीज़ में क्रम में लिखा हुआ है, तो आप वहां जाकर के उन नोट्स को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।